साथियों, करंट अफेयर यूपी पीसीएस है या कोई भी अन्य एग्जाम है उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण, आप जानते हैं 30 से 35 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे इसके, तो इसको आप अच्छे से करते चलिए मंथली। अभी जो है जुलाई माह की क्रॉनिकल का एक वीडियो हम बना चुके हैं। पिछले वीडियो में आपको दिखा देते हैं, हम जो है राज्य समाचार और राष्ट्रीय जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये करा दिया गया है। अगर नहीं आपने देखा है वीडियो तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो की खूबी है कि इसमें डिटेल में आपको बताया जाता है कि क्या आपको डिटेल में पढ़ना है और क्या आपको अवॉइड करना है, क्योंकि मैगजीन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है। इसलिए पिछला वीडियो देखिए और अपनी थोड़ी समझ विकसित कीजिए। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और अन्य जो भी न्यूज़ हैं वो हम आज फिर से कवर करेंगे। आज हम आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, पर्यावरण खंड और रिपोर्ट तक का करेंगे, क्योंकि ये इतना पार्ट ही सबसे ज़्यादा इस मैगजीन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये फिर रिपीटेड आ जाएगा या फिर इसमें जो भी काम की चीज़ें हैं वो भी हम बता देंगे। इसके अलावा इसके जो ये मैगजीन है इसके ऊपर जो है हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, और बचे हुए क्वेश्चन का भी एक वीडियो और आएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल फोकस IAS PCS को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आता है। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं अपना आर्थिकी। देखिए, इकोनॉमी जो सेक्शन है वो करंट अफेयर से ही ज़्यादातर पूछता है। कोर कंसेप्ट जो है इकोनॉमी के PCS काफ़ी कम पूछते हैं। पता होने चाहिए आपको कोर कंसेप्ट भी, लेकिन आपका जो फोकस है 80-90% करंट अफेयर, बजट इत्यादि पर ही होना चाहिए, और जो जो सरकार की नई नई योजनाएं आती हैं उनके ऊपर। शुरू करते हैं आर्थिकी। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, आप जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर जो है ना, हम काफ़ी तेल अभी अपना आयात करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। कितना? 60% से भी अधिक। केवल 40% तेल जो है, तिलहन जो हैं हमारे यहाँ, हमारी भरपाई कर देते हैं, हमारी पूर्ति करती है जितनी मांग होती है। अब इस जब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है जो खाने का तेल है उसकी बात करें, खाद्य तेल, पेट्रोलियम तो हम करते ही करते हैं सारा, ज़्यादातर अधिकांश 80% से भी ज़्यादा। ये खाने के तेल की बात होती है, खाद्य तेल। तो इसमें क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इसके लिए एक विशेष रणनीति बनानी जरूरी हो जाती है। तो सरकार ने इसके लिए क्या है कि एक खाद्य तेल राष्ट्रीय मिशन शुरू किया, ऑयल पॉम। इसके तहत क्या क्या न्यूज मेनली आप देख लीजिए। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ऑयल पॉम की खेती करना, जो पाम ऑयल जो बोलते हैं आप, मिलावट मिलावट करते हैं। अब देखिए, सरकार उसी को बढ़ावा दे रही है, जबकि पाम ऑयल जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। ये हार्ट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमें इसकी बजाय तिलहन दलहन तिलहन की खेती पर, जो हमारे प्योर जो हमारे ऑयल, खाद्य ऑयल के जो सोर्स होते हैं, जैसे सरसों होता है ना, सूरजमुखी होता है, उनको बढ़ावा देने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ क्या है, पाम ऑयल को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर चलिए, ये तो अलग बात है, अपने हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जिसमें नवंबर 2025 तक 6.2 लाख हेक्टेयर कवर किया जा चुका है। तो बचा कितना है? 0.30 लाख हेक्टेयर ही बचा है। उत्पादन में वृद्धि, देखिए उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? कच्चे पाम ऑयल का उत्पादन 2014-15 से कि 1.91 लाख टन से बढ़कर 2024-25 का जो है लगभग 2 गुना हुआ। देखिए एग्जैक्ट 2 गुना, 19 का 2 गुना होता है 38, तो 3.8 लाख हो गया। और 2025-26 कितना है? तो लक्ष्य हमारा 11.2 लाख टन है। तो अब क्या होगा? पाम ऑयल हम जो अभी हम इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, ये भी याद रखना आप, जो हमारे पड़ोसी देश है इधर पूर्व में, इंडोनेशिया और मलेशिया, वहीं से हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब जब इसका लक्ष्य हमारे यहीं इतना उत्पादन टन हो जाएगा तो वहाँ से इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचता है जब हमारा इंपोर्ट कम होता है। इसमें आत्मनिर्भरता आएगी। लेकिन दुख की बात यह कि पाम ऑयल के बजाय हमें जो है सरसों, अपना जो देसी जो तिलहन की फसलें हैं, सरसों हुआ, सूरजमुखी हुआ, सोयाबीन हुआ, उनको बढ़ावा देना चाहिए था, राइस ब्रान वगैरह। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है खाद्य, अपनी भारत अपनी खाद्य तेल जरूरत का 60% आयात करता है। इसमें मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया और मलेशिया का। तो मतलब 59% तो यहीं से आता है, 1% बाकी बचे देशों से आता है। आगे देखते हैं, भारत में पाम ऑयल जिसे ताड़ का तेल भी बोलते हैं, अभी कौन कौन से राज्य हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। आंध्रा और तेलंगाना प्रमुख पाम ऑयल उत्पादक राज्य है, तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। मेटा, अगली खबर देखते हैं, ये जो कोक है इसके आयात की शुल्क की समीक्षा की है। ये क्या है? लो एश मेटा मेटालर्जिकल कोक, ये एक प्रकार का कोक होता है ना। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए, यही काम हमारा है कि जो काम की न्यूज़ नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल नहीं आएगा, गारंटीड। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की रूफटॉप सोलर क्षमता में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? जो रूफटॉप सोलर क्षमता होती है, एक तो सोलर प्लांट लगते हैं, एक जो हमारी छतों पर लगे हैं, PM सूर्यघर योजना, जो जिसके तहत छतों के ऊपर आपको पता है सब्सिडी वगैरह दी जा रही है। तो सब्सिडी देने के बाद जब से PM सूर्यघर योजना है, ये तेज़ी से बढ़ रहा है रूफटॉप की क्षमता। अब कितनी हो गई है? 20 गीगावाट के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है, ये याद कर लीजिए आप, इसको छोड़ दीजिए। आइए,
ये देखिए वर्ष 2025 में 7.1 गीगावाट नए इंस्टॉल हुए हैं, क्योंकि अभी बताया सब्सिडी वगैरह मिल रही है तो लोग ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। साल दर साल इसका दबदबा कितना हो रहा है, मतलब कितनी वृद्धि हो रही है इसमें, 123%, अर्थात 2 गुना से भी ज़्यादा। जब किसी चीज़ में 100 गुना वृद्धि होती है तो उसका उत्पादन 2 गुना हो जाता है। अब इसका उत्पादन जो है मतलब इसमें जो वृद्धि है 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो यही इसका मेनली है। अब राज्य कौन कौन से टॉप पर है ये जरूर देख लीजिए, क्योंकि यूपी भी अग्रणी राज्य है तीसरे नंबर का, तो ये भी आपको याद करना होगा। पहला महाराष्ट्र है, दूसरा गुजरात है और तीसरा उत्तर प्रदेश है। देखिए 1-1% का अंतर है, तो ये परसेंटेज याद कर लीजिए, 15, 16 और 16, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात तो दोनों लगभग 16% पर है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है अपना यूपी 15% के साथ। जो भी नए डिप्लोमेंट हुए टोटल ऊर्जा का नहीं है, देखिए जो नए सोलर जो छतों के ऊपर लगाए गए हैं उसमें नए डिप्लोमेंट में तीसरे नंबर पर है ये। तो अगर सोलर क्षमता में आता है उसमें तीसरा नंबर नहीं लगाना है आपको, वो देखना है आपको क्या है। ये नए डिप्लोमेंट जो हुए हैं रूफटॉप सोलर पर, ये छतों पर फोटोवोल्टिक, ये तो बता ही दिया आपको है ना, छतों पर लगता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 का विस्तार हुआ है ना। इसके क्या क्या चीज़ें ये देख लीजिए। दूसरे चरण को 5 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष तक करने का प्रस्ताव है। किसका, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये क्या है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो भी हम जैसे ताइवान चाइना से इंपोर्ट करते हैं भी, तो उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। वित्तीय आवंटन कितना था इसका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद कर लीजिए आप। इसकी एक एक लाइन आपको याद करनी है। ISM 2.0 मतलब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों के लिए इंपोर्टेंट है। का परिव्यय लगभग ₹1.5 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। बजट में 1,000 करोड़ इसका आवंटन किया गया था, तो ये याद कर लेना है। प्रोत्साहन में बदलाव कैसे, फैब्रिकेशन और ओसैट ATMP इकाइयों के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देखिए इसमें ना 2 प्रकार की इकाई होती है, ओसैट और ATMP। इसमें क्या होता है, प्रोत्साहन के पहले चरण में क्या होगा, 50% से 30% की मंजूर तक जा सकता है। मतलब प्रोत्साहन सहायता पहले चरण के लिए 50% से घटकर 30% की जा सकती है, तो ये कम की जा रही है। अब ओसेट क्या होता है, देखिए ओसेट और ATMP ये आपको पता होना चाहिए। ओसेट होता है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म। और ATMP क्या होता है, असेंबली टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए आप। नई मंजूरी क्या है, मई 2026 में 4,000 करोड़ की 2 नई सेमीकंडक्टर परियोजना। ये पूछेगा कहाँ कहाँ है और कौन सी कंपनी है। क्रिस्टल मैट्रिक्स और शुचि सेमिकॉन को गुजरात में मंजूरी मिली है, तो इनका सीधा सीधा पूछेगा कि इनकी यूनिट कहाँ लगाई जा रही है, गुजरात में। UPSC में क्वेश्चन आया भी था, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आगे देख लिए, ये GDP तो घटती रहती है और दुनिया भर की रिपोर्ट आती है, इसे छोड़ दीजिए आप। इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना याद नहीं कर पाएंगे, तो जो याद रहेगा काम तो हमारे वही आएगा एग्जाम में। आगे देखते हैं, भारत का चीनी निर्यात पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लग गया है ना। ये क्योंकि कई बार क्या होता है अपने यहाँ चीनी महंगी हो जाती है तो प्रतिबंध लगा देता है कि बाहर नहीं भेजनी है, बस इतना ही इसमें काम की चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, MSP 14 खरीफ फसलों को के लिए MSP की मंजूरी दी गई है। तो कुल कितनी फसलों को MSP मिलता है, 22 फसलों को, ये भी याद रख लेना है। कौन इसकी सिफारिश करती है, ये देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने 2026-27 विपणन सत्र के लिए 14 खरीफ फसलों को मंजूरी दे दी है। ये इसको मंजूरी देती है, ये कौन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अब MSP वही किसके ऊपर कितना है, तो आप जब भी जिस साल का एग्जाम होता है उस साल का गेहूं का और धान का MSP तो बिल्कुल देख कर जाएंगे, कितना बढ़ा है, पहले कितना था और अब कितना है। और इसके अलावा फेयर प्राइस होता है गन्ने का, FRP है ना, FRP, तो गन्ने का प्राइस में कितनी वृद्धि हुई है वो भी आप देख लेंगे। यही मेनली पूछता है। अब देखिए 22 अनिवार्य MSP में कौन कौन सी है, 14 खरीफ है, 6 रवि और 2 वाणिज्य, तो टोटल कितना हुआ है, 22 फसलें हो चुकी है। ये पूछता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। इसके अलावा देखिए, भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल फीड स्टॉक मक्का है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ से एथेनॉल बनता है, मतलब एथेनॉल गन्ने से बनता है, मक्का से भी बनता है और अन्य कृषि जो अवशेष होते हैं उनसे बनता है। तो यहाँ भारत में किस क्या है सबसे बड़ा फीड स्टॉक, मक्का, अर्थात मक्का से सबसे ज़्यादा एथेनॉल बन रहा है भारत में। अभी E20 विवाद जो है गडकरी जी इसको लेकर चर्चा में है काफ़ी, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एथेनॉल के बारे में पढ़ना। उत्तर प्रदेश ने 2026-27 में मक्के की खेती में इतने लाख टन का लक्ष्य तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कितना लाख टन हम चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, हमारे यहाँ मक्का पैदा हो जाए 11.3 लाख हेक्टेयर, समझे। और भारत का E20 भारत को ने अचीव कर लिया है। ये लक्ष्य क्या है, ये तो अभी हासिल कर लिया है, अभी E20 फ्यूल मिल रहा है, तो ये भी आप देख लेंगे है ना, इसका लक्ष्य क्या था और कब ये अचीव किया। तो ये बड़ी जल्दबाजी से गाड़ियों में शिकायत आ रही है। इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल दिया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। अब भारत में EV में बैटरी की मांग में 10 गुना वृद्धि का अनुमान है। देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि अभी आप चारों तरफ देख रहे हैं EV स्कूटी, EV कार, ये सब बढ़ रही हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए।
तो भारत की बैटरी मांग 2032 तक कितने गीगावाट आवर्स हो सकती है? 200 गीगावाट आवर्स। ये देखिए 7 वर्षों में बैटरी की मांग 10 गुना वृद्धि का अनुमान है। ये देखिए 2025 में ये मांग कितनी थी? केवल 200 गीगावाट। और 25 और 7 32, 2032 में कितनी हो जाएगी? मतलब 10 गुना, 200 गीगावाट से 20 गीगावाट से 200 गीगावाट, तो ये 10 गुना बढ़ रही है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। एथेनॉल फीड स्टैक बता दिया आपको। चीनी आधारित एथेनॉल, गन्ने का सीरा, गन्ना होता है, मक्का, क्षतिग्रस्त चावल और शेष अनाज, है ना, अनाज के अवशेष। सोने चांदी पर आयात शुल्क में 15% की वृद्धि हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, छोड़ दीजिए आपको, है ना। कच्चे तेल के बाद हाँ ये याद रख लेना है, क्योंकि गोल्ड न्यूज़ में इसको देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ याद रख लेनी है कि भारत सबसे ज़्यादा आयात कच्चे तेल का करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सोना ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जिसका कुल आयात बिल में 9% हिस्सेदारी है किसकी? सोने की। तो यही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तेल और गैस उत्पादन के लिए रॉयल्टी दरों में कटौती, है ना, छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं आएगा। गैर टैरिफ बाधाओं की बढ़ती लागत पर अंकटाड की रिपोर्ट आई है ना। गैर टैरिफ बाधाएं क्या होती हैं? जैसे एक तो जैसे ट्रम्प साहब जो है डायरेक्ट क्या टैरिफ लगा देते हैं, एक तो सीधा टैरिफ लगता है कि कोई भी हमारे यहाँ सामान आएगा तो उसके ऊपर हम 20% या 10% टैरिफ लगा देंगे। एक गैर टैरिफ बाधा ऐसी होती है कि सीधा टैक्स न लगाकर अन्य बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ दूसरे देशों का सामान कम आना कम हो जाए। जैसे कि किसी चीज़ को खराब बता देंगे। अभी आपने देखा होगा जापान में हमारे आम जो है वापस आए थे, तो इससे क्या हुआ भाई? ये टैरिफ तो नहीं लगाया, लेकिन हमारे इम्पोर्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें तो हमारे सामने रुकावट आ गई। तो ये होती है गैर टैरिफ बाधाएं। जैसे ये सीमा शुल्क के अलावा अन्य व्यापार संबंधित नियम है जिसमें अनिवार्य उत्पादन मानक, मतलब भाई इस लेवल का, इस टाइप का मानक होना चाहिए, मतलब इतना अच्छा होना चाहिए उत्पाद, ये कहना चाह रहे हैं। लाइसेंसिंग आवश्यकताएं, कुछ चीज़ों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। और फाइटो सैनिटरी मेजर अर्थात स्वच्छता, जैसे बोलते हैं भाई किसी उसमें अपनी गंदा सामान भेजते हैं, हमारे यहाँ मसालों में कुछ फंगस वगैरह लगे हुए हैं, तो स्वच्छता मानक भी इसमें शामिल होता है। ये होते हैं गैर टैरिफ उपाय किसी देश से जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए। पीली मटर छोड़ दीजिए, खा लीजिए इसको, पीली मटर खाने के लिए ठीक है, एग्जाम के लिए सही नहीं है ये न्यूज़। भारत शीर्ष प्रवासन गलियारों में शामिल। देखिए 2024 में भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रवासन गलियारों में से एक रहा है। इसने रिकॉर्ड 134 बिलियन डॉलर का प्रेषण अर्थात रेमिटेंस प्राप्त किया है। अर्थात भारत नंबर 1 रहा है किसमें? रेमिटेंस प्राप्त करने में। 134 बिलियन डॉलर हमें मिले हैं विदेश से। जो हमारे विदेश में जो भाई बंधु जो जॉब करते हैं वो अपने घर पैसा भेजते हैं, वो कितना हो गया? रिकॉर्ड 134 बिलियन टन। यही याद रखना है। मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, तो 19 जिलों में ये मंजूरी मिली है। बस केवल इतना याद रखना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है कुछ भी, है ना। एडीबी सुधार कोई काम का नहीं है ना। इसका स्टेटिक पार्ट आप याद रख लीजिए। कब हुआ था? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मनीला में, ये इंपॉर्टेंट है ना। मनीला का है फिलीपींस की कैपिटल। इसमें कुल 69 सदस्य हैं, 50 एशिया पैसिफिक से है और 19 बाहर से हैं। तो ये गरीब विकास देशों को सहायता देता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, है ना, जो भी इसमें काम किया देख लेते हैं। इसके पहले का बी उत्तर लगा देते हैं सीधा सीधा, पहले देख लीजिए पहले का बी, क्योंकि तरह याद रहते हैं। डी सी सी डी, फिर इसके बाद आएगा डी, फिर सी, फिर सी और फिर डी। इसको तेजी से देख लीजिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अभी क्या हुआ है? कौन सा देश यूएसए को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? तो हमारे लिए काम की नहीं है, जबकि चीन पहले स्थान पर है। तो भारत, हाँ भारत बना है तो फिर काम का हो जाता है। देखिए वैसे काम का नहीं था कि बांग्लादेश का कौन सा साझेदार कितना बड़ा है। तो अभी क्या हो रहा है? बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं चीन, और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और भारत उसका पार्टनर बन चुका है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने किसको पछाड़ा है? यूएसए को। तो ये भी याद कर लीजिएगा। तो अब हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसमें भारत नहीं होता तो फिर हमारे लिए काम की न्यूज़ नहीं थी। अब ये देखिए नीति आयोग ने भारत को वर्ष 2047 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? 30 ट्रिलियन डॉलर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग का लक्ष्य है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालने के लिए कितने डॉलर यूएसडी और आईएनआर बाईबैक स्वैप नीलामी की घोषणा की? बाईबैक में क्या होता है कि जैसे हम डॉलर खरीद लेते हैं या इंडियन रुपीज़ खरीद लेते हैं, ऐसा होता है बाईबैक। तो इसमें कितने हैं? 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, है ना। बाईबैक, बाई या सेल स्वैप, है ना, नीलामी की घोषणा की है। तो इतने बिलियन जो है डॉलर की नीलामी कर देगा कौन? आरबीआई। अब देखिए कितने डॉलर, ये छोड़ दीजिए, काम की नहीं है। अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत और इटली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मोदी और मेलोनी, आपको देखा है कितने न्यूज में, मेलोडी है चॉकलेटी, इसलिए ये खबर भी आपके काम की हो जाती है। द्विपक्षीय व्यापार को किस राशि तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ये इसका उत्तर है 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
यही काम की चीज़ है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें देख लेते हैं। दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत है नहीं भाई। ये जब इसकी अध्यक्षता करेंगे तो हमारे विदेश मंत्री करेंगे, है ना। ये तो आपको पता है। भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समझौता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइप्रस को भारत अब हथियार दे रहा है, जैसे कि आकाश मिसाइल, है ना, S-400 भी दिए, है ना, बाकी अन्य भी दे रहा है। ब्रह्मोस के ऊपर बात चल रही है, ये सब यही आपको पढ़ना है इसमें। इसके अलावा ब्रिक्स बैठक में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई पर आह्वान, ये कहाँ हुई है, ये देख लीजिए। 11वीं वार्षिक ब्रिक्स बैठक, आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, भारत में नई दिल्ली में हुई है। इसमें इतना याद रखना है। ये तो आतंकवाद से जुड़े कुछ निर्णय लिए गए हैं, इसमें जवाबदेही किसकी है, सहयोग की हो सकता है, तकनीकी का दुरुपयोग हो रहा है, बस ये सब तो मेंस में काम आएगा, ये आप लिख दीजिए मेंस में, है ना। भारत इटली फिर से आ गया साझेदारी का रोड मैप। तो दोनों लक्ष्य यही 20 अरब यूरो के द्विपार, मतलब 20 अरब यूरो के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य का पार करने का विश्वास जताया कि हम इतना पार कर सकते हैं। और अभी आपको ये जो इससे पहले बताया था कि साझेदारी हुई है। आगे चलिए अगली न्यूज़। भारत और नॉर्वे के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हुआ है। देखिए, जब भी किसी देश से सहयोग होता है तो इन्हीं सब पे होता है, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी, तकनीकी हस्तांतरण, स्वच्छ ऊर्जा, है ना, परमाणु समझौते, ये सभी चलते रहते हैं। तो ये इतने काम की न्यूज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत ओमान अंडर सी गैस पाइप लाइन परियोजना, ये कहाँ है? ओमान के रास, ये याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रास अल जिफान से गुजरात के पोरबंदर तक क्या होगा, डीप सी प्राकृतिक गैस लाइन परियोजना आएगी। आपने देखा होगा ऐसे, यहाँ भारत का गुजरात है और इधर ओमान पड़ता है, ये इधर यहाँ UAE वगैरह है, यहाँ UAE है, यहाँ ओमान है और यहाँ यमन है नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक एक समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन बन जाएगी। यही इसमें याद करना है बस। कौन कौन ये रहेंगे? गेल वगैरह, हमारे यहाँ गेल तो होता ही है ना, सबसे बड़ा गैस के लिए जो कंपनी है, तो गेल, IOC, EIL, ये सब इससे तैयार करेंगे, ये देख लीजिए। अब तटीय पवन ऊर्जा, है ना। अब तटीय पवन ऊर्जा क्या है? जैसे कोई तट पर कोई ऊर्जा का जो प्लांट लगते हैं उसे बोलते हैं अब तटीय पवन ऊर्जा, है ना। ये देखिए, यह महासागरों या समुद्री तटों जैसे जल निकायों में स्थापित विशाल पवन टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पादन करने की तकनीक है। तो कहाँ लगती है टरबाइन? जो तटों पर लगती है, यहाँ ऐसे। भारत UAE रणनीतिक तेल भंडार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अभी क्या है, भारत ने, नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी की यात्रा के दौरान कहाँ UAE के साथ एक समझौता किया है LPG आपूर्ति पर। ये याद कर लीजिए, किस पर क्या है? LPG आपूर्ति पर। ऊर्जा साझेदारी क्या है? UAE जो है भारत की 40% ऊर्जा, मतलब LPG जो सिलेंडर होते हैं गैस के, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, उसमें भागीदारी कितनी है? 11%। कच्चा तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है UAE, है ना। 3 इससे ज़्यादा है, तो वो आपको बताने हैं कौन से 3 है। भंडारण कहाँ होगा? देखिए, कर्नाटक के मंगलुरु में 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडारण पर सहमति बनी है। कच्चा तेल जो आएगा, कच्चे तेल का भी हम रणनीतिक भंडार बना रहे हैं, तो उसमें जो है UAE भी ये हेल्प करेगा। पहले सऊदी भी उसका पार्ट था। और UAE भारत में बुनियादी ढांचे पर $5 बिलियन निवेश करेगा। ये भी काम की चीज़ें हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा है, तो ये याद कर लीजिएगा आप, है ना। सामरिक पेट्रोलियम भंडार वही होते हैं भाई, जब कोई इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ जाए तेल की, तो वहाँ से निकाल सकते हैं, बस ये इसमें ज़्यादा नहीं है। UAE की तेल कंपनी कौन सी है? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, है ना। भारत के रणनीतिक पेट्रोल भंडार में 30 मिलियन अर्थात 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल भंडार करेगी। 3 करोड़ बैरल क्या है? वो अपना कच्चा तेल हमारे यहाँ रखेगी। इसमें क्या होता है कि अगर उनको जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, कभी लड़ाई वड़ाई हो जाए, तो हम दे देंगे, और हमें पड़ती है तो हम भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए एक समझौता होता है कि भाई एक भंडार यहाँ बना लीजिए आप, क्योंकि अपने देश से बाहर बनाना जरूरी होता है, क्योंकि पता चला कल कोई UAE अटैक कर रहा है जैसे ईरान, तो उसको तेल की जरूरत है, तो वो हमारे इधर से अपने भंडार से उठा सकता है। तो इसलिए जो समझदार देश होते हैं दूसरे देशों में जाकर भी भंडार बना लेते हैं, तो दोनों देशों को फायदा होता है, उसमें दोनों देश उसका लाभ ले सकते हैं। भारत ओमान सेपा 1 जून से लागू। तो सेपा क्या होता है? कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। ये कब से लागू हो चुका है? 1 जून से, भारत और ओमान के। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए आप। अब देखिए, भारत को ओमान में कपड़ा, कृषि और चमड़े के सामान सहित 98% निर्यात शुल्क के लिए शुल्क, मतलब फ्री हो गया, है ना। 98% जो हमारा निर्यात होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कहाँ? ओमान में। यही याद कर लीजिए आप। भारत क्या लेता है? खजूर, पेट्रोकेमिकल जैसी जो वहाँ से जो वस्तुएं आती हैं, तो उनके ऊपर टैरिफ कम करेगा। दोनों देश के बीच कितना व्यापार था? केवल अभी $10.61 बिलियन का है, तो अब ये बढ़ जाएगा। कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? ये देख लीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इसमें वस्तुओं से व्यापार से परे जाकर सेवाओं, निवेश और आर्थिक सहयोग भी कवर करते हैं। देखिए, एक तो केवल वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इसमें क्या है कि सर्विस, निवेश और आर्थिक सहयोग ये सब कवर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्रिहेंसिव, मतलब बहुत बड़ी, है ना, व्यापक आर्थिक आर्थिक साझेदारी समझौता, ये होता है सेपा, है ना। आगे चलते हैं। H1B वीज़ा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव। H1B वीज़ा कहाँ होता है? आपको पता है, USA में, है ना। तो वहाँ मिनिमम वेज बढ़ाई है कि भाई कम से कम इतनी मिनिमम वेज होगी, तभी H1B वीज़ा वाले यहाँ आ सकेंगे। इससे क्या होता है कि फिर वहाँ की कंपनियाँ लोगों को बुलाना कम कर देती है, तो इससे जैसे भारत है, भारत का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वीज़ा की फीस
बढ़ेगी तो भी नुकसान होगा, और मिनिमम वेज अगर यूएसए में बढ़ेगी तो फिर वो क्या करेंगे कि भाई जब उनको तनख्वाह ज़्यादा ही देनी है तो अपने लोकल लोग रखेंगे, क्यों फिर वीज़ा का भी खर्च बियर करेंगे। तो इसलिए ये ट्रम्प जो है भारत के अगेंस्ट एक एक कदम उठाए जा रहा है। तो ये यूएसए का फ़ायदा है और भारत का नुकसान है इसमें। इसके अलावा वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम की भारत यात्रा, तो जो इन्होंने भारत यात्रा की है तो उनका नाम याद कर लीजिए, टो लैम। कहाँ के राष्ट्रपति? वियतनाम के। ये जरूरी हो जाता है। फिर आसियान देश, आसियान देश ये जो इधर जो हमारे सारे पूर्व में जो है नीचे दक्षिण पूर्व में जो है ये आसियान देश है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया है ना, ये सारे वियतनाम, म्यांमार, ये सब आसियान देश आते हैं। आसियान वियतनाम देखिए 1995 में इसका सदस्य बनाता है और भारत इसका डायलॉग पार्टनर है। जो आसियान का जो हर साल एक सम्मेलन होता है भारत वहाँ जाता है ना। अब ये देख लिए उत्तर देख लेते हैं। पहले का है CBCCD, तो पहले क्या है CBCCD। सॉरी दोस्तों, इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ PDF को, नहीं तो ये ऐसे ही करता रहेगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए अर्मेनिया के वर्तमान प्रयासों के बीच मई 2026 में आयोजित 8वें यूरोपियन राजनीतिक समुदाय EPC अर्थात यूरोपियन कम्युनिटी शिखर सम्मेलन जो येरेवन में हुआ है, भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बन गया? कनाडा। ये याद कर लेना, आपको इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए ये जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में क्या है, इबोला फैलता वहाँ, हर साल आपको पता ही है ना। तो यहाँ आपातकाल लगाया है, जिससे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन भी स्थगित करना पड़ा। ये कहाँ होने वाला था? ये देखिए ये कहाँ होने वाला था ये सम्मेलन, ये आप बताएंगे, है ना। भारत अफ्रीका यूरोपीय सम्मेलन। और ये जो इबोला है इसका कौन सा वर्जन है, ये मतलब स्ट्रेन है, इसका प्रकार होता है ये बुंडी बुगियो स्ट्रेन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना आप। अब इसके आगे देखिए, वैश्विक संकटों और समुद्री परिवहन बाधाओं के दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 4 मई में किन 2 देशों के बीच दुनिया के पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, ये देखिए पहला है दुनिया का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। डबल स्टार। तो किसके मध्य हुए? सिंगापुर और न्यूजीलैंड, ये याद कर लीजिएगा आप। टीजा पार्टी के सदस्य संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हुई है। कौन सी पार्टी है? टीजा। जैसे हमारे यहाँ पार्टी होती है कांग्रेस, बीजेपी वगैरह। के बाद हंगरी की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? पीटर मगियार। तो जब भी चुनाव होते हैं विभिन्न देशों में तो उनके जो नए राष्ट्राध्यक्ष कौन बनते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है UPPCS, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए, पीटर मगियार। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के वर्तमान प्रयासों में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट में यूरेनियम ईंधन लोड के बाद दुनिया का कौन सा देश दुनिया का 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बनने के करीब पहुंच गया है। अर्थात परमाणु ऊर्जा उत्पादन कितने देश कर रहे हैं? 32, और 33वां कौन सा बनने वाला है? रूपपुर प्लांट कहाँ है? ये आप देख लीजिएगा, ये इसका उत्तर है डी, बांग्लादेश में है ये, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीधा सीधा पूछेगा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो ये हो गया आपका आर्थिकी। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख लेते हैं फटाफट, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वही आपको बताते चलेंगे। देखिए तमिलनाडु और गुजरात में नई अंतरिक्ष सुविधाओं को मंजूरी मिली है, तो ये इतना ही याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ? ये अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद के पास जो है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये याद रखना है आपको, अहमदाबाद में। और तमिलनाडु के थूथुकुडी जो जगह है, शहर है, यहाँ पर है ना, स्पेस व्हीकल क्लस्टर और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क। देखिए दोनों का नाम अलग अलग है, तो ये याद रख लीजिए। जो स्पेस व्हीकल होते हैं उसका क्लस्टर कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में, और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ बनेगा? गुजरात के अहमदाबाद में। इसका संचालन कौन कर रहा है? इन स्पेस, है ना, ये इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, ये याद रख लेना आपको। जो प्राइवेट जो कंपनियाँ होती हैं उनको हेल्प करती है, ये रहने दीजिए आप, ये काम का नहीं है इतने, है ना। आगे चलते हैं। रोज आई सेल्फ के नीचे सूक्ष्म जीवों की खोज हुई है ना, ये याद कर लेना आपको। किसकी रिपोर्ट आई है? नेचर कम्युनिकेशन की रिपोर्ट, ये याद कर लेना है। कहाँ है? अंटार्कटिका में है ये रोज आई सेल्फ, है ना, यहाँ ये याद कर लेना है। ये सीधा सीधा पूछेगा कि कहाँ है ये? अंटार्कटिका में है ये रोज आई सेल्फ, है ना। सैकड़ों मीटर नीचे पनप रहे समुदायों की खोज हुई है। लिथो ऑटोट्रैफिक और किया और बैक्टीरिया शामिल है जो बिना धूप के ही ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना आप, है ना। बस इसमें इतना ही याद करना है। ये बता दिया है रोज आइस सेल्फ का है, ये आइस की बड़ी बड़ी चादरें होती हैं, यहाँ खोज हुई है अंटार्कटिका में। नैनो गोल्ड, नैनो मतलब आपको पता है बहुत छोटे जो चीज़ें होती है उसे नैनो बोलते हैं। नैनो गोल्ड एम्बेडेड अल्ट्रा थिन फ्लेक्सिबल फिल्म, है ना, मतलब ये इसकी गोल्ड की बिल्कुल बारीक बारीक कणों की नैनो साइज के आकार की अल्ट्रा थिन मतलब बहुत पतली फ्लेक्सिबल फिल्म बनाई है ना। ये देखिए रिपोर्ट क्या है,
के अनुसार नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, ये मोहाली में, ये याद कर लेना है। देखिए अब ना आयोग इतने अंदर जाकर ही पूछते हैं, आप ऊपर ऊपर की चीज़ पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो ये संस्थान का नाम याद कर लेना है बस। इसके अलावा क्या है, भारत के शुक्र ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान में स्वीडन शामिल हो चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुक्रयान अभियान है जहाँ मतलब जो भारत का है वहाँ क्या होगा, शुक्रयान अर्थात वीनस के ऊपर हमारा उपग्रह भेजा जाएगा। यही इतना याद करना है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। शुक्र ग्रह का ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, तो ये याद कर लेना, CO2 है वहाँ। और उसका सतह का तापमान कितना होता है, देखिए कितना ज़्यादा होता है, 460 डिग्री होता है। चंद्रयान 3 लैंडर का नियंत्रित हो प्रयोग, तो ये पूछेगा नियंत्रित हो प्रयोग का संबंध किससे है, तो चंद्रयान 3 के लैंडर से है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। रेगोलिथ क्या होता है, देखिए रेगोलिथ ये कीवर्ड आप याद कर लीजिए। चंद्रमा की सतह को ढकने वाली ढीली मिट्टी, धूल और टूटे हुए चट्टान के टुकड़ों की भारी परत है जो चंद्रमा की सतह पर ऊपर फैली हुई है। ऐसे ये मिट्टी, धूल और टुकड़े, इसे क्या बोलते हैं, रेगोलिथ, है ना। अब ये देखिए इसकी जो है स्माइलिंग बुद्धा, ये कहाँ हुआ था, पोखरण में जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था, इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, जो इंदिरा गांधी जी के समय होता। कब हुआ था, 1974 में, 18 मई को। तो इसकी वर्षगांठ हुई थी 18 मई में, तो उसी के ऊपर ये न्यूज़ है। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय AI डॉक्टर्स मिशन, है ना, लॉन्च। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है, सीधा सीधा पूछेगा। AI आजकल न्यूज में है, तो और हेल्थ की न्यूज भी आप देखते रहते हैं, हेल्थ के ऊपर सरकार कितना ध्यान दे रही है। तो ये आपको याद कर लेना, कहाँ हुआ इसका सम्मेलन का आयोजन, नई दिल्ली में, बस इतना याद करना है। देखिए एंथ्रोपिक बड़ा न्यूज में था, इसका जो क्लाउड करके आया है, क्लाउड करके इसे बोलते हैं, वो एक AI है, बड़ा ही पावरफुल AI है। उसने किसके साथ साझेदारी की है, गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स की कंपनी है। तो यही पूछेगा कि गूगल के साथ किए, मेटा के साथ किए या माइक्रोसॉफ्ट के साथ किए, तो आपको रखना है याद गेट्स फाउंडेशन, केवल इतना याद रखना है। देखिए भारत की सौर क्षमता में कितनी 44 गीगावाट की वृद्धि हुई है, और इसका कारण क्या है, कथन कारण में देगा कि सोलर रूफटॉप इसका एक कारण है, जी हाँ बिल्कुल कारण है, उसी कारण ये इतनी वृद्धि हुई है। ये फोटोवोल्टिक सेल जो है, इस तकनीक से क्या होता है, सौर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो आप देखते हैं आपके घर में जो प्लेट लगी रहती है, सोलर प्लेट, उसके ऊपर ये चिप्स लगी रहती है, ये क्या है, फोटोवोल्टिक, अर्थात प्रकाश से ये ऊर्जा में बदलती है। तो ये भी पूछता है कि प्रकाश से ऊर्जा को बदलने की तकनीक जो है उसे क्या बोलते हैं। हंता वायरस का प्रकोप कहाँ होता है, USA में, केवल इतना याद रखना है, वहाँ लेवल 3 की आपातकाल लगाया गया, है ना। किसके कारण, हंता वायरस। हंता वायरस किससे फैलता है, चूहों से या उनके जैसे ही अन्य जीवों से, यही इसमें याद करना है। इसके बाद अलावा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है, विक्रम, किसने बनाया ये, स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी ने। कहाँ है ये, तेलंगाना में, बस इतना ही याद करना है। इसके 2-3 ये आगे याद कर लीजिए कि इसकी क्षमता क्या है। यह मल्टी स्टेज रॉकेट 350 किलोग्राम तक पेलोड जो है लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया है। अब यहाँ कहाँ लिख देगा आपको, HEOL की जगह हाई अर्थ ऑर्बिट लिख देगा, है ना। तो लो अर्थ ऑर्बिट रखना, नीचे वाली जो कक्षा होती है पृथ्वी की, वहाँ ये स्थापित कर सकते हैं, कितना, 350 किलोग्राम। तो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो है साइंस के, अभी आयोग डीप पूछ रहा है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। और कौन सी कंपनी से बना रही है ये भी, और ये कहाँ है, तेलंगाना में, ये याद कर लेना आप। ये बताया लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ तक होती है, जो 160 किलोमीटर जो है हमारी पृथ्वी से और 2000 किलोमीटर के बीच जो भी संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उसे बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। अब ये 3 क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आए रखा है, ये समझ लीजिए कि AI के लिए पहला पोर्टफोलियो बनाने वाला भारत का पहला राज्य है, मतलब वहाँ एक अलग ही विभाग बना दिया AI के लिए। ये पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने, ये केरलम, केरल का नाम अब बदलकर क्या हो चुका है, केरलम, है ना। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धोलरा में अपनी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट के लिए लिथोग्राफी टूल्स की आपूर्ति हेतु किस कंपनी से समझौता किया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये ASML कहाँ की कंपनी है बताएंगे आप, नीदरलैंड की है या कहाँ की है, स्वीडन की है, ये बताएंगे। ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखा तो पिछली वीडियो देख लीजिए आप। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अमित शाह के नवाचार और ऊष्मायन केंद्र का कहाँ पर उद्घाटन किया, अमित शाह ने, किसने उद्घाटन किया, ये पूछेगा। नवाचार और ऊष्मायन केंद्र कहाँ पर किया, ये भी पूछेगा। तीसरे का उत्तर हो गया B, NIT अहमदाबाद। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पर्यावरण परिस्थिति की अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।